नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में और मैं हूं नीरज। और आज हम जो 3 खास मसलों पे बातचीत करने वाले हैं उनमें सबसे पहला है कच्चा तेल। क्रूड ऑयल में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है पिछले 2-3 दिनों में और ये स्टॉक 4 महीने के हाई पे चला गया है। यानी कच्चे तेल में जो स्टॉक है उसको लेकर के जो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रिपोर्ट्स आ रही हैं उसकी वजह से भी तेज़ी बन रही है। दूसरा इशू होगा सोना। क्या सोना नरम पड़ेगा या इसकी गर्मी और बढ़ेगी फेड के मूव को देखते हुए, जो मूव डिले होने की संभावना है। और तीसरा इशू होगा चीनी। क्या चीनी की मिठास बढ़ेगी या फीकी रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन के जो अनुमान है वो मंथली थोड़े रिवाइज किए गए हैं लेकिन अभी पिछले साल से कम है, तो उस पर बातचीत होगी। इन तीनों मसलों पर बातचीत करेंगे। अलग अलग मेहमान हमारे साथ हैं, परिचय कराता हूँ आपको। एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हमारे साथ होंगे जो कच्चे तेल पर हम बातचीत करेंगे। एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया हमारे साथ हैं जिस पे गोल्ड पे हम लोग बातचीत करेंगे। और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देवरा हैं जिस पे ट्रेडिंग कॉल्स ली जाएंगी। और साथ ही ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मांडवा प्रभाकरन राव जी से कि तेल का खेल तो जो चल रहा है, देश में जो हमें चीनी चाहिए और उसके साथ साथ एथेनॉल भी बनाते हैं, उसमें किस तरीके के प्रोजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं तनेजा जी के पास। तनेजा जी, आपने देखा कि क्रूड ऑयल में पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेज़ी बनी है और $84-85 पर सस्टेन कर रहा है। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि आईईए की रिपोर्ट है जिसमें कह रहे हैं कि इस साल सप्लाई थोड़ी कंस्ट्रेंट रहेगी लेकिन डिमांड बढ़ती रहेगी। दूसरा ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि ओपेक न सिर्फ जून तक अपना प्रोडक्शन कट कंटिन्यू कर सकता है, हो सकता है ये दिसंबर तक कंटिन्यू करे और थोड़ा और कट भी कर दे। तो हम लोगों की बातचीत कई बार इस पे हुई है कि पॉलिटिकली इस समय क्रूड मैनेज हो रहा है, लेकिन आपका ताज़ा आकलन क्या है? $85 से पार चल रहा है सर इस समय ब्रेंट। बिल्कुल आपने ठीक है। देखिए, आईईए की रिपोर्ट आई है। जैसे आप जानते हैं कि आईईए एक समूह है एक तरह का, वो भी ओपेक जो कार्टेल है उसके रिस्पॉन्स में विकसित देशों ने बनाया था। और उनका जो है वो कुल मिला के जो विकसित देश हैं, जो धनी देश हैं, उनका समूह है वो। अब आपने देखा है कि पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा है कि पश्चिम के देशों ने जो रूस के प्रति जो अंकुश है उसको काफी वो तेज कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उनको ऐसा लगने लगा है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं वहां रूस की जीत हो जाए। अगर रूस की जीत होगी तो उससे पश्चिम की हार माना जाएगा। इसलिए अब जो डार्क फ्लीट है, वो समुद्री जहाज तमाम पश्चिम के होते थे जो रूसी तेल को भारत और तमाम दुनिया में लेके जाते थे, उन पे अंकुश लगा दिया गया है और उसको तेज किया जा रहा है। पेमेंट मेथड जो भी कुछ थे, लूपहोल्स थे, उनको भी अब जो है टाइट किया जा रहा है। कुल मिलाकर के अब आईईए की रिपोर्ट, जो अन्य रिपोर्ट आई हैं, वो ये बता रही हैं कि जो रूस का तेल है जिस मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में या ग्लोबल सप्लाई सिस्टम में आता था, उसमें आने वाले दिनों में कमी होने वाली है। लिहाजा अब इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि एक तरफ तो उनका मानना है कि डिमांड में बढ़ोतरी होगी, लेकिन चूंकि रूस का तेल बाजार में आना कम हो जाएगा तो लिहाजा सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाएगी। जाहिर है जब इस तरह की तस्वीर आप लेकर के आएंगे, चाहे आप आईईए हों चाहे इंडिपेंडेंट हों, तो बाजार उसको लेकर के परेशान हो जाता है, लिहाजा कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो ये कुल मिलाकर के हर चीज में, चाहे वो प्रोजेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्रेडिक्शंस होते हैं, सब ये एक राजनीति का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि तेल जो है वो 90% राजनीतिक कमोडिटी है। अब ओपेक जो करता है वो भी मौका देखता है प्रोडक्शन कट करो, तो वहां पे उनकी उनकी भी उसको अगर बढ़ाने की आवश्यकता है वो बढ़ाएंगे। ओपेक की कोशिश है $90 पे लेके जाओ, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए तमाम ऐसे देश जो ओपेक के सदस्य हैं, वो चाहते हैं कि जो बाइडेन सरकार है वो चुनाव हारे और वहां पे ट्रम्प साहब आ जाएं। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि वो उनको लगता है कि ट्रम्प जो हैं वो ज्यादा फेवरेबल होते हैं, उनके जो अपने राजनीतिक हित होते हैं। और अगर तेल की कीमतें लगातार ऊपर जाती हैं तो अमरीकी उपभोक्ता जो तेल की कीमत को सबसे ज्यादा अहमियत देता है, खासतौर से जो गैस स्टेशन जिसको वो बोलते हैं या पेट्रोल पंप, वहां पे अगर तेल महंगा होता है तो बाइडेन साहब से नाराजगी उनकी बढ़ जाएगी और लिहाजा जो है वो चुनाव हार सकते हैं। तमाम ओपेक के देश चाहते हैं कि ऐसा हो। रूस के लोगों का मानना है, रूस भी चाहता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हार जाए। तो कुल मिलाकर इसके पीछे अभी राजनीति है बहुत ज्यादा। एक मुझे आप बताइए, 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि कहने लगा पूरी दुनिया और प्रोजेक्शंस की डिमांड बढ़ने वाली है? 2 हफ्ते में ऐसा क्या हो गया कि सप्लाई कंस्ट्रेंट की बात होने लगी है? तो अभी कुल मिलाकर के ये सारा जो है जो चल रहा है वो राजनीति का खेल है। अभी इसका इकोनॉमिक हार्ड रियलिटी जो ग्राउंड पे होती है उससे कतई कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा,
सन 45 से लेकर के आज तक का इतिहास तेल का उठा के देख लीजिए। तेल के अंदर हमेशा राजनीति हावी रही है और अब जो देखने को मिल रहा है वो भी वही है। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल कमोडिटी है और ये सेलर्स मार्केट की कमोडिटी है। बेचने वाला तय करता है किस भाव में बिकेगा, कितना बिकेगा, बायर्स की इसमें चलती नहीं है। एक चीज़ बताइए सर, ओपेक से बाहर के कंट्रीज की तरफ से, छोटे छोटे देशों से काफ़ी सप्लाई बढ़ी थी पिछले दिनों, और दूसरा चीन की तरफ से भी उतनी बड़ी डिमांड सर्ज है नहीं। फिर जो ये प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि डिमांड बहुत बढ़ जाएगी 24 में, वो कैसे? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, लगातार चीन को लेकर के ये कहा जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था परेशानी में है, वहाँ की सरकार की प्राथमिकता जो है वो मार्क्सवाद को बढ़ावा देना है, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कम करना है, कुल मिलाकर के सरकार का दबदबा बढ़ाना है। तो ऐसे में वहाँ से डिमांड बढ़ नहीं रही है और ऐसा कोई नहीं कह रहा कि चीन में कोई डिमांड बढ़ने वाली है। कच्चा तेल आयात कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जरूर हो रहा है, लेकिन डिमांड चीन में डोमेस्टिक बढ़ जाएगी ऐसा कोई नहीं कह रहा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। जब नॉन ओपेक की आप फिगर देखते हैं और कहते हैं नॉन ओपेक में तेल का उत्पादन बढ़ रहा है, उसमें मुख्यतः अमेरिका ही होता है। वेनेजुएला वगैरह जो है वो तो खैर उसी ग्रुप में आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः अमेरिका होता है। तो वो तो अपना उनका कंजम्पशन इतना होता है, साथ में वो यूरोप को सप्लाई कर रहे हैं। वो सारे देश जो पहले रूस से लेते थे, बहुत सारे अमेरिका से लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर के इसका कोई डिमांड कहाँ ऐसी बढ़ने वाली है कि तेल की कीमत वो $85 पहुंच जाए या 86 पहुंच जाए या 90 पहुंच जाए, जो मॉर्गन स्टैनली कह रहा है। तो ये सारा अभी आज की तारीख में जो हार्ड इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं, एक डिमांड सप्लाई फंडामेंट, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी सब लोग अपने अपने हितों, जिसमें राजनीतिक हित भी शामिल हैं, वो लोग भी शामिल हैं जो बाइडेन साहब को हारता हुआ देखना चाहते हैं, वो लोग भी शामिल है जो आर्टिफिशियली डिमांड को जो है कंट्रोल करना चाहते हैं, सप्लाई कंस्ट्रेंट क्रिएट करना। ये सारा जो शतरंज का खेल है ये अभी वो है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, वापस 80 पे भी जा सकता है और 90 भी जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो अभी जो $85 है ये सस्टेनेबल नहीं है। हमने पहले भी देखा है इस तरह की राजनीतिक दांवपेच जो चलाए जाते हैं, जिस तरह से प्रोजेक्शंस मैनेज किए जाते हैं, रिपोर्ट्स ला करके वगैरह जी तरह वगैरह, जैसे। बहुत सस्टेनेबल नहीं होते हैं। अच्छा, ये तो ठीक है कि ये सस्टेनेबल नहीं है। अब हमें एक छोटा सा जवाब चाहिए कि इंडिया के लिए क्या प्राइस कंफर्टेबल है, क्योंकि $85 से ऊपर जाएगा मुझे लगता है थोड़ा दिक्कत पड़ सकती है। हमारे लिए क्या सबसे कंफर्टेबल प्राइस है? देखिए, हमारे लिए $80 एक ऐसी प्राइस होती है जिसको हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सरकार, हमारे हार्ड करेंसी रिजर्व्स, हमारा फिस्कल डेफिसिट और हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सब उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। $80 से अगर ऊपर जाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किल आती है। ₹2 कीमत घटाई गई चुनाव से पहले, आपको भी पता है, लेकिन कुल मिलाकर के आज भी ये सारी कंपनी जो डीजल पर घाटा हो रहा है, पेट्रोल पे थोड़ा फायदा है, लेकिन डीजल जो लगभग 45% जिसका कंजम्पशन होता है बास्केट में, उसमें घाटा हो रहा है। तो अगर अब $25-85 सस्टेनेबल पहुंच जाता है, रूस का तेल आना कम हो जाता है, तो भारतीय कंपनियों के लिए और भारतीय उपभोक्ता के लिए तो फिर अच्छी खबर नहीं है। $80 से ऊपर जाएगा तो अच्छी खबर नहीं है, और इस बीच ₹2 दाम भी घटाए गए हैं। तनेजा सर, बहुत बहुत शुक्रिया ऑयल पे अपने ये एक्सपर्ट राय देने के लिए। अब चलते हैं धर्मेश भाटिया के पास। धर्मेश जी, एक और कमोडिटी है गोल्ड, जिसके आप एक्सपर्ट हैं। बड़ी तेज़ी बन रही वहाँ पे, रुक रुक के तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। क्या आउटलुक बन रहा है आपके हिसाब से गोल्ड का? सोने की बात की तो सोने की अगर आप लास्ट 2 महीने की चाल भी देखें तो प्राइस $2000 का जो स्तर है वो कंटिन्यूस मेंटेन कर रहा था। बाद में जैसे ही न्यूज है कि इंटरेस्ट रेट की जो घटाने की बात है वो कम हो गई, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट $100 की छलांग लगा के अभी 2150-2100 के ऊपरी स्तरों पर हो रहा है। ये लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते भी प्राइस 67,500 के ऊपर कंटिन्यूसली सस्टेन हो रहा है। अब जो मार्केट में फेवरेबल होगा वो है बेली कर्व। मैं लास्ट टाइम भी कहा था कि जब रेट्स नीचे आने स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको गोल्ड की जो दिशा है वो ऊपरी तरफ बढ़ने की स्टार्ट हो जाएगी, और वो ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। तो बेसिकली ऑलरेडी प्राइस फैक्टरिंग है, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से जब रेट्स अभी जो 5% चल रहा है, अगर आप देखिए जो बॉन्ड डिपॉजिट्स में है, फिक्स डिपॉजिट्स में भी 5% के ऊपर भाव चल रहा है, तो जब ये गिरना स्टार्ट होंगे तब आप देखिए कि एक अच्छी खासी तेजी आपको सोने के चाल में देखने मिल सकती है। और सोना यहाँ से मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि $2200 से $2300 के स्तर आपको नवंबर दिवाली से पहले देखने मिल सकते हैं, अगर रेट हाइक ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी यहाँ पे रह सकती है। तो निवेशक हर एक धर्मेश, अभी जो चर्चा चल रही है ग्लोबल मार्केट में, यूएस में, कि जून में शायद रेट कटाए, शायद शब्द अंडरलाइंड है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे WPI बढ़ के आया है। तो अब ये चर्चा चल रही है कि हो सकता है और डिले कर दे थोड़ी सी। तो रेट तो लगता है जो अभी करंट लेवल इसी पे सस्टेन कर सकते हैं एटलीस्ट कम से कम जून तक। तो
इस बीच क्या मूव रहेगा? अगर मान लो इसी बेस पे वो सितंबर अक्टूबर तक सस्टेन कर रही है यूएस के रेट्स, तब गोल्ड कैसे चलेगा? अगर ये रेट जून से अगर नवंबर तक खींच लिया तो हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 50 से $100 की गिरावट आपको प्राइस में देखने मिल सकती है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुका है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि गिरावट पे बाय करें। 65,000 का स्तर एक काफी अच्छा स्तर है। अगर मार्केट यहाँ पे गिरता है और अच्छी फॉल आता है ऑलमोस्ट 7-8% की, तब यहाँ पे तो एक लंबी क्वांटिटी में और लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से मार्केट में तो रेंज बाउंड रह सकता है प्राइस। इंट्राडे से रेंज में रहेगा, लेकिन 65,000 के आसपास आता है तो बाई करके चल सकते हो। अगर रेट सस्टेन किए तो फिर अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। रवि दियोरा जी, दो कमोडिटीज़ हमने भी डिस्कस की, फंडामेंटली भी और आउटलुक भी। आपके हिसाब से दोनों में ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? डेफिनेटली जिस हिसाब से क्रूड के आउटलुक की आपने चर्चा की, गोल्ड, दोनों में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक रेजिस्टेंस के करीब है। हालांकि जिस हिसाब से फंडामेंटल डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि क्रूड में आपको थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए ऑप्शन से कॉल लेना चाहिए। मुझे लग रहा है 6700 के ऊपर डोमेस्टिक प्राइसेस और 80 के ऊपर जो WTI क्रूड है उसका सस्टेन होना, ये फंडामेंटल पे थोड़ा मुश्किल है। जैसे ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में न्यूज का फ्लो कम होगा, वैसे वैसे प्राइसेस में थोड़ा प्राइसेस में करेक्शन आएगा। लेवल स्पेसिफिक 6700 के अप्रैल का पुट ऑप्शन है, अभी 250 के करीब चल रहा है। ये पुट ऑप्शन को बाय करें और आप सेल कर सकते हैं 6300 के पुट ऑप्शन को, जो 110 के करीब चल रहा है। उसको बेयर पुट डेबिट स्प्रेड बोलते हैं। इसमें मैक्सिमम आपका रिस्क होगा, वो रिस्क 140 पॉइंट का होगा। और मुझे लग रहा है कि इसमें अगर प्राइसेस 6300 या इससे आसपास रहते हैं, आपको 260 पॉइंट का मुनाफा हो सकता है। तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। वहीं गोल्ड के बजाय मुझे लग रहा है कि गोल्ड काफी रेंज में है। 66,100 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, आज इंट्राडे या 1-2 दिन में तेजी आना मुश्किल है। इससे बेटर आप सिल्वर में ट्राई करें। सिल्वर मुझे तेज लग रहा है, उसके साथ में मेटल का भी सपोर्ट ऐड होना चाहिए। 75,300 पे सिल्वर के करंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें बाय करें। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा 75,000 का। मुझे लग रहा है कि 76,500 तक के लेवल की उम्मीद वहां पे करनी चाहिए। ओके धर्मेश, वेरी क्विकली, क्रूड खरीदें या बेचें? छोटी अवधि के लिए तो मैं यहाँ पे मंदी की सलाह दूंगा। मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ दोनों एक्सपर्ट से कि मार्केट में काफी ओवरबॉट पोजीशन में है और प्राइस काफी हाई लेवल पे टिका हुआ है। फंडामेंटली मार्केट काफी वीक है क्योंकि प्राइस में डिमांड नहीं है। अगर आप डिमांड की तरफ जाएंगे तो प्राइस है नहीं। ये जो आर्टिफिशियली प्राइस को सस्टेन कर रहे हैं सप्लाई कम करके, तो मैं बिकवाली की सलाह दूंगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 6,600 से लेके 6,550 के स्तर आपको 1 या 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो WTI 79 और ब्रेंट की बात करें तो 83 से 82 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बिकवाली हावी रहेगी करंट लेवल से। करंट लेवल पे क्रूड में बिकवाली हावी रहेगी, इसलिए बेच के चलें। आर्टिफिशियल प्राइस हाइक है, सस्टेन करना मुश्किल है। धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तनेजा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आप रुकिएगा, ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे चीनी की, कि क्या इस साल प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्राइस कैसे मूव करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद ISMA के डायरेक्टर से बात करेंगे। स्वागत एक बार फिर से आपका कमोडिटी राउंडअप में। और अब बात करेंगे चीनी की। ISMA ने चीनी का उत्पादन अनुमान बढ़ा दिया है। नए अनुमान के मुताबिक इस मार्केटिंग साल में 3,40,000 टन चीनी उत्पादन का अनुमान है। क्या है इसके कारण, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं ISMA के प्रेसिडेंट मांडवा प्रभाकर राव जी। राव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चीनी प्रोडक्शन का एक्सपेक्टेशंस आपने बढ़ाया है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं पिछले साल से 366 के सामने 340 है। हालांकि मंथली हुआ और अभी सीजन काफ़ी बाकी है। क्या ये एक्सपेक्ट करना इस समय ठीक होगा कि पिछले साल से ज़्यादा चीनी उत्पादन होगा इस साल? पिछले साल से इस साल का तो एस्टिमेट हमने दिया 340 लाख टन जी। तो पिछले साल का कंपैरिजन में ये करीब 26 लाख टन कम है। तो अभी तो सर सीजन काफ़ी बाकी है, तो और रिवाइज हो सकता है क्या अपवर्डली? नहीं, अभी तो सीजन लगभग 80% से ऊपर हो चुका है, तो इसलिए इसमें ज्यादा कोई चेंज आने का संभावना कम है। ओके, ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब 26 लाख टन का डेफिसिट रहेगा। प्राइस पे सर किस तरह का इम्पैक्ट आएगा इससे? देखिए, अभी चीनी का जो उत्पादन ये 340 लाख टन का जो उत्पादन है, ये तो ग्रॉस है। ये इसमें से करीब 20 लाख टन इथेनॉल बनने के लिए गया।
तो बाकी रहा मार्केट में 320 लाख टन। तो पिछले साल का कंपेयर में इस साल चीनी का प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, ग्रॉस प्रोडक्शन कम हुआ, लेकिन पिछले साल एक्सपोर्ट्स भी हुआ और कुछ इथेनॉल कन्वर्शन भी ज़्यादा हुआ, तो इसलिए चीनी का प्रोडक्शन जो है पिछले साल से इस साल अपने देश में ज़्यादा हुआ। यानी पिछली बार वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे इथेनॉल के लिए, इसलिए इथेनॉल में ज़्यादा गया था। इस बार रिस्ट्रिक्शन है इसलिए कम जाएगा, तो ग्रॉसली भले ही दिख रहा हो कि कम है, लेकिन चूंकि इथेनॉल के लिए कम जा रहा है इसलिए चीनी ज़्यादा बनेगी। राइट सर? सही है। तो दाम पे क्या असर पड़ेगा चीनी के? दाम का असर तो ये चीनी का उत्पादन ज़्यादा होने से दाम कम हो चुका है। तो सीजन का शुरुआत में लगभग 40 रुपए के आसपास चीनी बिक रहा था, तो वहां से गिर करके अभी 34 रुपीज हो गया है महाराष्ट्र और कर्नाटक राष्ट्रों में, और उत्तर प्रदेश में कुछ 2-3 रुपए ज्यादा है। मतलब 34-35 रुपए का एवरेज प्राइस इस समय चल रहा है। ऐसा मान के चल सकते हैं, 35 के आसपास एवरेज प्राइस। लेकिन सर गर्मियों में बड़ी डिमांड बढ़ती है बेवरेजेस कंपनीज की ओर से, फिर धीरे धीरे जब जुलाई ऑनवर्ड्स बढ़ते हैं तो फिर फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है कि थोड़ा प्राइस स्टेबल होंगे या ऊपर की तरफ जाएंगे 1-2 रुपए? सीजन में हमेशा यही होता है, हर साल क्रशिंग सीजन नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च तक कुछ मार्केट डिप्रेस रहता है, लेकिन बाद में वो बढ़ जाता है, थोड़ा बढ़ता है सीजन के बाद, लेकिन फिर भी स्टॉक होने से ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने का संभावना नहीं दिख रहा। तो यानी प्राइस अगर बढ़े भी तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी ज्यादा और पिछले साल से नेट चीनी का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा, आप ये कह रहे हैं सर? राइट? हाँ, क्लोजिंग स्टॉक भी ज्यादा रहेगा एंड ऑफ द सीजन। अच्छा, इथेनॉल वाला जो सर रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि 5 लाख टन से ज़्यादा या 10 लाख टन से ज़्यादा, कुछ एक लिमिट बना दी थी कि उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, उससे कई चीनी कंपनियों ने, आप लोगों ने बातचीत की थी जाके, क्या उस पर अब कोई और डेवलपमेंट? हाँ, ये तो बहुत मतलब गंभीर प्रॉब्लम है। इस साल जो कैपेसिटी हम लोग क्रिएट किया था, इथेनॉल बनाने का जो कैपेसिटी क्रिएट किया था, वो हिसाब से तो लगभग 45 से 50 लाख टन चीनी इथेनॉल में जाना चाहिए था, लेकिन रोक लगाने से सिर्फ 20 लाख टन तक गया, ऐसा हम लोग अनुमान कर रहे हैं आज के दिन। तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी कम हो गया इथेनॉल का, और इससे जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, तो देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का भी काफी ज्यादा असर इसका ऊपर भी पड़ा। तो इसके लिए हम लोग प्रस्ताव दे रहे हैं सरकार को कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन है, गन्ना का जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है, इसको बढ़ाने के लिए कुछ मेजर्स का इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, ऐसा हम लोग प्रपोजल दे रहे हैं, जिससे कि गन्ना का प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा। हमारा हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ था 390 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ था 21-22 में, तो फिर से हमको उससे भी पार करके उससे भी ऊपर चलना पड़ेगा। 400 लाख टन के ऊपर हम लोग जब चीनी बनाएंगे तो अपना इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के लिए भी सफिशिएंट इथेनॉल मिलेगा और मार्केट के लिए चीनी भी मिलेगा। ऐसा हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। वो क्या तरीका होगा जिससे इतना गन्ना उत्पादन बढ़ेगा? क्या सुझाव है आपका? कि देखिए, अभी अपना देश में लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर में गन्ना का कल्टीवेशन होता है, इसमें से करीब 11-12% एरिया में जब भी बारिश कुछ कम होता है तो कम हो जाता है प्रोडक्शन, जब बारिश अच्छे होते हैं तो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इसको स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसको प्रोडक्शन स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग, हमारा एसोसिएशन की ओर से हमने इंडस्ट्री वालों ने कुछ सुझाव दिया, जिससे किसान को भी फायदा होगा और किसान को आमदनी भी बढ़ेगी और गन्ना का उत्पादन भी स्टेबलाइज होने का संभावना है। जैसा कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट का ग्रांट्स अभी मिल रहा है, लेकिन सफिशिएंट लेवल पर नहीं मिल रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन और इरिगेशन सोर्सेज को ऑगमेंट किया जाए, जैसे बोरवेल लगाना है, वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स कुछ लगाना है, ये सब काम करने के लिए किसान के पास गवर्नमेंट का ग्रांट जाना चाहिए, ये हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। और चीनी का जो इंडस्ट्री जो है, हम भी इसको कोऑर्डिनेट करेंगे, इसका हम लोग नोडल एजेंसी बन के भी हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये भी हमने प्रस्ताव दिया। ओके, तो शुगर का जो 12% के आसपास गन्ना उत्पादन सिंचाई की वजह से प्रभावित होता है, उसको दुरुस्त करने का सुझाव इंडस्ट्री ने दिया, जिससे कि चीनी उत्पादन बढ़ेगा तो फिर एथेनॉल के लिए ज़्यादा एलोकेशन हो पाएगा। राव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये जानकारी देने के लिए कि भाई चीनी का उत्पादन इस साल पिछले साल से कम रहेगा, लेकिन चीनी का उत्पादन नहीं कम होगा, क्योंकि जो एथेनॉल का लोकेशन था वो रिस्ट्रिक्टेड है। तो नेट बेसिस पे ये हो रहा है। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, आपके टॉप पिक्स।
जब से आज जो एग्री कमोडिटीज में थोड़ा मोमेंटम ट्राई है, हायर लेवल पे मुनाफा वसूली का प्रेशर आज स्पाइसेस में है, कॉटन कॉम्प्लेक्स में है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा यही वोलेटिलिटी रहेगी। हालांकि गुवार ड्यू टू क्रूड प्राइसेस में काफी अच्छा बढ़त है, तो गुवार में एक अच्छे आज प्राइस में स्टेबिलिटी दिख रहे हैं। अप्रैल फ्यूचर में बाय करें गुवार सेल को 5200 पे बाय करें 5160 के स्टॉप लॉस के साथ, और अपर साइड जो टारगेट रहेगा वो होगा 5320, और गुवार गम में भी आप बाय कर सकते हैं 10,100 के पास 9,980 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर जो टारगेट 10,400 का रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में अगर ट्रेड लेना है तो गुवार गम गुवार सीड में बाय करके चलना चाहिए। ओके, गुवार गम और गुवार सीड में ट्रेड्स आपके सामने है, रवि देवरा ने इसको दिया। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और टॉप ट्रेड्स देने के लिए, बाकी और कमोडिटीज़ पे अपनी राय देने के लिए। तो कमोडिटी और पे आज फिलहाल इतना ही। अब ब्रेक लेंगे और ब्रेक के तुरंत बाद मैन इन ब्लू। धनिया कर दिया, मतलब धनिया का शो कर दिया, ये पूरी बात ये थी। गन्ने का शो किया, क्रूड का शो किया, गोल्ड का शो किया, सबसे सब पे बात, मतलब सब हो गया, 7 से लेके 9 तक सब। इक्विटी कमोडिटी सब। जैक ऑफ ऑल ट्रेड नीरज जी हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार अब डेरिवेटिव्स का शो थोड़ी देर में लौटते हैं और बातचीत करते हैं।